आखिरकार अध्यांश की तलाश शिमला में खत्म हुई। अध्यांश गया तो वहाँ आरोग्यम हॉस्पिटल के साथ कोलैब करने, लेकिन वहाँ उसे उसकी ज़िंदगी, उसका प्यार, उसकी सोलमेट मिली। अध्यांश पास्ट को याद कर रहा था, तभी उसके बेडरूम का दरवाज़ा नॉक हुआ, जिसकी आवाज़ ने अध्यांश को वर्तमान में वापस ला दिया। इससे पहले कि अध्यांश कुछ कह पाता, बेडरूम का दरवाज़ा खुला और त्रिशिका और अंगद कमरे में आए। दोनों अध्यांश के पास बेड पर आकर बैठ गए। भाई, आप क्या कर रहे थे? त्रिशिका ने पूछा। कुछ नहीं प्रिंसेस, बस यूं ही बैठा हूँ, अध्यांश ने कहा। जाओ, झूठे हो आप, सीधे बताओ ना कि आपको भाभी की याद आ रही थी। त्रिशिका आज अपने भाई के साथ मजाक के मूड में लग रही थी। अध्यांश को अस्वी की याद आ रही है, लेकिन यह जानकर कि उसकी चोरी पकड़ी गई, अध्यांश इधर उधर देखने लगा। उसे इस तरह नजरें चुराते देख त्रिशिका को एहसास हुआ कि उसकी बात सही है, तो वह अध्यांश को और चिढ़ाने लगी। भैया, भाभी की याद आ रही थी तो सीधा बोल देते, इतना शर्माने की क्या जरूरत है? आप तो अपनी पत्नी को ही याद कर रहे थे, पड़ोसी की पत्नी को नहीं। शट अप त्रिशिका। त्रिशिका का मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाने पर अध्यांश ने उसे डांट दिया। भाई, आप बताइए, आप हमको भाभी से कब मिलाने ले जा रहे हो? त्रिशिका कोई और बहस नहीं करने लगे। इससे पहले ही अंगद ने अध्यांश से पूछा। अभी नहीं, मेरे माफ़ी मांगने के बाद, जब वो मुझे माफ़ करेंगी और घर लौटेंगी, उसके बाद ही आप दोनों उससे मिल सकते हैं। तब तक इंतज़ार करो। वैसे भी 5 साल से इंतज़ार कर ही रहे हो, कुछ दिन और सही, अध्यांश ने कहा। भैया, यह गलत है। हम दोनों कल भाभी से मिलेंगे। अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं और अंगद भाई खुद हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, लेकिन हम दोनों भाभी के साथ ही रहेंगे। अध्यांश ने मना कर दिया तो त्रिशिका भी जिद पर अड़ गई। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा कुछ किया तो खबरदार, यह अच्छा नहीं होगा, इसलिए चुप रहो और अभी सो जाओ। हम आगे के बारे में बाद में सोचेंगे। त्रिशिका को जिद पर अड़ा देख अध्यांश ने उन्हें कहा तो त्रिशिका और अंगद मुंह लटकाए रूम से बाहर चला गया। त्रिशिका और अंगद के जाने के बाद अध्यांश ने एक बार फिर अपना फ़ोन अनलॉक किया और उसमें अपनी और अस्वी की कपल वाली फ़ोटो को देखते हुए अस्वी से ऐसे कहा जैसे वह उसके सामने खड़ी हो। जान, भले ही हम 3 दिन से साथ हैं, लेकिन मुझे अब तुम्हारी बहुत बुरी आदत लग गई है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आती। ये नरम गद्दा कुछ नहीं है। जो सुकून तुम्हारी बाहों में था, वो सुकून कहीं नहीं है। निवांशी के फ्लैट पर भी अस्वी का यही हाल था। 3 दिन में उसे भी अध्यांश की गोद में सोने की आदत हो गई, इसलिए उसे भी नींद नहीं आई। वो भी बिस्तर पर लेटी हुई करवटें बदलती रही थी। सारी रात ऐसे ही करवटें बदलते भी थी। सुबह उसे नींद आ गई। अभी 1 घंटा ही हुआ था कि अस्वी की पलकें झपकी। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की घंटी बजने से अस्वी की आंख खुल गई। हालांकि उसकी आंखों में नींद वैसे थी ही कहाँ, लेकिन फिर भी वह उठी और फ़ोन उठाया। हॉस्पिटल से कॉल आया था। फ़ोन पर बात करने के बाद अस्वी ने फ़ोन रख दिया, अपने कपड़े उठाए और सीधे बाथरूम में चली गई। अस्वी 5 मिनट में तैयार होकर बेडरूम से बाहर आ गई। अभी सुबह के 6 ही बजे थे, इसलिए निवांशी अभी भी सो रही थी। उसकी नींद में खलल न पड़े, इसलिए अस्वी ने उसके फ़ोन पर मैसेज सेंड कर दिया कि वह एक इमरजेंसी के कारण हॉस्पिटल जा रही है। घर का गेट बंद कर अस्वी ग्लोरी रेजिडेंसी के ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। यहाँ बेंगलोर में उसके पास कोई गाड़ी नहीं था और इतनी सुबह उसे रिक्शा या कैब नहीं मिल सकी। तभी उसने पैदल चलते हुए हॉस्पिटल जाने की सोची। फिर भी हॉस्पिटल 20 मिनट की पैदल दूरी पर थी, इसलिए अस्वी को चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आज अध्यांश सुबह सुबह लाइफ केयर हॉस्पिटल आ गया। अस्वी को जल्दी बुलाने का प्लान अध्यांश का था, क्योंकि उसने पूरी रात अस्वी को याद करते हुए बिता दी, जिसके कारण अध्यांश को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। अध्यांश अस्वी को देखना चाहता था और इसलिए उसने इमरजेंसी के बहाने से उसे हॉस्पिटल बुलवाया। अध्यांश को अच्छी तरह पता था कि इमरजेंसी का नाम सुनते ही अस्वी हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, और वैसा ही हुआ। अस्वी अस्पताल चली गई। सुबह हो चुकी थी, सूरज अभी तक नहीं निकला था। ऊपर से दिवाली नज़दीक आ रही थी तो माहौल ठंडा था, जिससे हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। अस्वी जब चलकर आई तो इतनी ठंड होने के बावजूद उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। अध्यांश अस्वी की एक झलक पाने के लिए रिसेप्शन पर बैठा था। सुबह के कारण हॉस्पिटल में
कम लोग आ जा रहे थे, इसलिए अध्यांश अपनी इज्जत की चिंता किए बिना बिंदास रिसेप्शन पर बैठ गया और उसकी नज़र हॉस्पिटल के मेन गेट पर पड़ी। अस्वी के हॉस्पिटल में एंटर करते ही अध्यांश की पूरी रात की सारी बेचैनी एक पल में गायब हो गई, बल्कि अध्यांश के चेहरे पर गजब का उत्साह नजर आया। लेकिन अगले ही पल वह उत्साह गुस्से में बदल गई, क्योंकि उसने अस्वी का पसीने से लथपथ चेहरा देखा था। यह देखकर उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि जान के पास कोई गाड़ी नहीं है और सुबह में कोई रिक्शा या कैब नहीं होगी, इसलिए उसे पैदल चलना होगा। जैसे ही अस्वी ने अस्पताल में कदम रखा तो उसकी नज़र सामने बैठे अध्यांश पर पड़ी, लेकिन उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। अस्वी ने अध्यांश को नज़रअंदाज कर दिया और रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास जाकर अपनी ड्यूटी के बारे में पूछा। जवाब में लड़की ने कहा, सॉरी मैम, लेकिन जिस पेशेंट के फैमिली ने आपको इमरजेंसी के लिए बुलाया था वह पेशेंट को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में चला गया है। फिर से सॉरी मैम, आपको जल्दी आना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर अस्वी अपने कैबिन में जाने के लिए लिफ्ट में चली गई। जब लिफ्ट आई तो वह लिफ्ट में घुस गई और अपने कैबिन के फर्श पर लगे फ्लोर बटन को दबा दिया। हालांकि अस्वी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और रिसेप्शन छोड़कर चली गई। लिफ्ट ऊपरी मंजिल पर रुकी। अस्वी लिफ्ट से बाहर निकली और कैबिन में चली गई। कैबिन के पास पहुंचकर अस्वी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन इससे पहले कि अस्वी दरवाजे से थोड़ा सा भी हिल पाती, किसी ने उसका हाथ पकड़कर बगल की दीवार पर सटा दिया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन कैबिन में अंधेरा था, क्योंकि अब तक कैबिन की सारी खिड़कियां बंद थी और लाइट भी बंद थी, इसलिए अस्वी ने यह नहीं देखा कि कैबिन में कौन है। अस्वी घबरा गई, क्योंकि किसी ने उसका हाथ पकड़कर कैबिन में खींच लिया और डर के मारे उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि अस्वी चिल्ला पाती, उस आदमी ने उसका मुंह अपनी हथेली से बंद कर दिया, जिससे अस्वी और भी ज़्यादा डर गई। लेकिन अगले ही मिनट उसका डर गायब हो गया, क्योंकि उसे एक जाना पहचाना स्पर्श का एहसास हुआ। वह उस स्पर्श और उस व्यक्ति के भीतर से आने वाली खुशबू से परिचित थी। अस्वी का हाथ किसी और ने नहीं बल्कि अध्यांश ने ही खींचा था। अध्यांश ने अस्वी को कमर से पकड़ा और कैबिन की लाइट चालू कर दी। जैसे ही कैबिन में लाइट चली तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस वक्त अस्वी के दोनों हाथ अध्यांश के कंधों पर थे, जबकि अध्यांश के दोनों हाथ अस्वी की कमर पर लिपटे हुए थे। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, उनकी नाक भी एक दूसरे को छू रही थी। अध्यांश ने अस्वी को एक हाथ से कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला। हाथ में रुमाल लेकर अध्यांश ने अस्वी के चेहरे से पसीना पोंछा और फिर उसके माथे को प्यार से चूमा और कान में कहा, गुड मॉर्निंग जान। अस्वी को अध्यांश की नज़दीकी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अध्यांश को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। अध्यांश एक इंच भी नहीं हिला, जिससे अस्वी दंग रह गई। अध्यांश भी हंस पड़ा। बच्चे, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, आप अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करो, नहीं तो मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर अध्यांश ने अस्वी के चेहरे पर फूंक दिया, जिसका एहसास होते ही अस्वी की आंखें अपने आप चमक उठी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अस्वी को इस तरह शर्माते देख अध्यांश के होठों पर भी मुस्कान आ गए। अध्यांश ने अस्वी को अपनी बाहों में उठाया और कैबिन में बने साइड वाले दरवाजे के पास ले आया, जिसकी जानकारी अध्यांश के अलावा किसी को नहीं थी। अध्यांश ने दरवाज़ा खोला और अस्वी को अंदर ले गया। दरअसल दरवाज़ा एक कमरे में खुलता था, जिसे अध्यांश ने खास तौर पर अस्वी के लिए बनवाया था, ताकि अगर किसी वजह से अस्वी को रात में देर हो जाए तो वो वहीं उस कमरे में रुक सके। रेस्ट करने के लिए कमरे में एक सिंगल बेड भी लगाया गया था। अध्यांश बेड के पास आया और अस्वी को बिस्तर पर बैठाया, और इससे पहले कि अस्वी वहां से वापस आती, इससे पहले अध्यांश बेड पर चढ़ गया और अपना सिर अस्वी की गोद में रख दिया। साथ ही अस्वी के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अस्वी हैरान रह गई और देखती रही कि अध्यांश क्या कर रहा है। मुझे आपकी बाहों में सोने की इतनी बुरी आदत है कि अब मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। मैं कल पूरी रात करवटें बदलता रहा,
तो प्लीज़ बस ऐसे ही बैठे रहिए। मैं आराम करना चाहता हूँ और आराम सिर्फ आपकी गोद में मिल पाता है। आपकी ड्यूटी शुरू होने में अभी टाइम है, तो प्लीज़ मुझे सोने दीजिए, प्लीज़ जान। अध्यांश ने अस्वी को समझाते हुए कहा। कहते कहते अस्वी को उसकी आंखों में रिक्वेस्ट साफ नजर आ रही थी और अध्यांश की आंखों में नींद भी नजर आ रही थी। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपने हाथ अध्यांश के हाथ से छुड़ाकर उसके सिर पर ले गई और उंगलियों से सहलाने लगी। जैसे ही अध्यांश को अपने बालों में उसकी उंगलियां महसूस हुई, अध्यांश भी धीरे धीरे सो गया। अध्यांश को इतने आराम से सोता देख अस्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अध्यांश के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसके बालों में से हाथ हटाकर अध्यांश के चेहरे को पकड़कर बोली, मैं भी आपके लिए बहुत तरसती हूँ, लेकिन मेरा मन आप पर भरोसा नहीं करता। 5 साल पहले आपने मेरे साथ जो किया उसके कारण मैंने बहुत कुछ खो दिया और इसलिए अब मुझे डर लगता है कि अगर मैं आप पर भरोसा करूं और आपको मौका दे दूं और शायद दोबारा भी अगर आप मुझे अकेला छोड़ दो। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को समझाया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही अकेले गुजारनी है। अब अगर मेरे दिल को आपके साथ की आदत हो जाए और आप फिर से मुझे छोड़ दे, बस यही विचार मुझे आपकी ओर नहीं बढ़ने देता है। मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, हालांकि मैंने पहले कभी आपसे नफरत नहीं की और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। बस मैं अब किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मेरा रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि मेरे जीवन में जितने भी रिश्ते थे उन सभी रिश्तों से दर्द के सिवाय कुछ नहीं मिला। मुझ में अब दर्द सहने की ताकत नहीं रही और इसलिए मैंने आपका घर छोड़ दिया। क्या कोई लड़की अपने ससुराल को छोड़ना पसंद करती है? कोई भी लड़की अपने पति को छोड़ना पसंद नहीं करती। मुझे लगा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे आपका साथ पसंद है। आप जिस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं उससे मुझे सुकून मिलती है। मैं आपकी बाहों में सेफ महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे अनुभव मुझे आगे नहीं बढ़ने देते। इतना कहते हुए अस्वी की आंख से एक आंसू गिर गया। वह सीधे अध्यांश की बंद आंखों पर गिरा, जिससे उसकी पलकें थोड़ी हिल गई। यह देखकर अस्वी को लगा कि अध्यांश की नींद खुल गई है, इसलिए वह अगर उठ गया और उठते ही उसने उसकी आंखों में आंसू देख लिए तो 1000 सवाल पूछेगा। अस्वी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को नॉर्मल कर लिया, लेकिन इस सब में अस्वी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वास्तव में अध्यांश अभी भी जाग रहा है, बस उसकी आंखें बंद थी। उसने अस्वी की बाकी सारी बातें सुन ली थी। अस्वी की बातें सुनने के बाद अध्यांश मन ही मन में अस्वी से वादा किया, जान, मेरी वजह से आपने अपने रिश्तों पर से विश्वास खो दिया है। मेरी वजह से आपने जो भी खोया है मैं उसे ब्याज सहित लौटाऊंगा। मैं आपके जीवन में सब कुछ वापस लाऊंगा। आपने पिछले 5 वर्षों में जो कुछ भी सहा है वह सिर्फ एक कड़वी याद बनकर रह जाएगी। अब तक तो मैं सिर्फ आपकी दुखों का कारण रहा हूँ, परंतु अब मैं आपके चेहरे पर मुस्कान की वजह बनूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यही सोचकर उसने भी अस्वी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसी समय कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुनकर अस्वी डर गई, क्योंकि अभी उसकी गोद में अध्यांश सो रहा था और अस्पताल में किसी को उसकी असली पहचान के बारे में पता नहीं था। अस्वी अभी सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खोले या नहीं। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। यह सुनकर भी अस्वी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं उठी, लेकिन अध्यांश ने अपनी आंखें खोल दी। जान, तुम क्या कर रहे हो? कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और तुम यहाँ बैठी हो। जाओ जाओ और दरवाज़ा खोलो। अध्यांश अपनी आंखें मलने लगा, जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। लेकिन मैं कैसे? अगर कोई आपको ऐसे देखेगा, मेरे साथ अगर देखेगा तो लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। अस्वी डर गई और उसने अध्यांश को दरवाज़ा न खोलने का असली कारण बताया। जिस तरह से अस्वी डरी हुई थी उसे देखकर अध्यांश भी दुखी हुआ, लेकिन अध्यांश खुद को कमज़ोर न पड़ते हुए उसे संभाला। उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़कर और उसे देखते हुए अध्यांश ने उससे बहुत प्यार से कहा, रिलैक्स बच्चे, कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं कहेगा, कोई भी आपके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाएगा और दरवाजे के बाहर भी कोई नहीं है।
मैंने नाश्ता लाने के लिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि आपने नाश्ता नहीं किया होगा, इसलिए डोर खोलने से मत डरो और हमें एक साथ देखना संभव नहीं है क्योंकि अब तक सिर्फ मैं और अजर्ब जानते हैं इस कमरे के बारे में, इसलिए किसी और को इसके बारे में पता नहीं है। और एक और बात, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा, कोई भी आपकी असली पहचान नहीं जान पाएगा जब तक कि आप खुद न चाहे, समझ गई जान? अध्यांश के समझाने पर अस्वी ने सिर हिलाया और फिर बेड से उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। अध्यांश के मुताबिक अजर्ब एक हाथ में नाश्ता और दूसरे हाथ में कॉफ़ी लेकर उसके सामने खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही अजर्ब की नज़र सामने खड़ी अस्वी पर पड़ी। अजर्ब ने सिर झुका लिया। गुड मॉर्निंग भाभी। जवाब में अस्वी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अजर्ब। फिर अजर्ब ने अस्वी को नाश्ता और कॉफ़ी दी और चला गया। कॉफ़ी और नाश्ता लेकर अस्वी ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में आ गई। जान, आप नाश्ता प्लेट में निकाल कर रखिए, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जब अस्वी कमरे में वापस आई तो उसने उसकी ओर देखा और कहा, फिर कमरे में बने बाथरूम में चला गया। कुछ ही मिनटों में अध्यांश फ्रेश होकर कमरे में वापस आया। तब तक अस्वी नाश्ते की प्लेट तैयार कर रखी थी, उसके साथ गर्म कॉफ़ी। अध्यांश के बाद अस्वी भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। उसे बस अपना मुंह धोना था, इसलिए बस 2 मिनट में अस्वी बाथरूम से निकलकर कमरे में आ गई। अस्वी नाश्ता करने के लिए अध्यांश के सामने कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अध्यांश कुर्सी पर बैठ गया और अस्वी का हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे अस्वी अध्यांश की गोद में गिर गई। इससे पहले कि अस्वी अध्यांश की गोद से उठती, अध्यांश ने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ी और दूसरे हाथ से नाश्ते की प्लेट ले ली। अस्वी सिर्फ अध्यांश को देख रही थी। अध्यांश ने प्लेट से खाने के निवाले लिए और अस्वी के सामने रख दिया, लेकिन अस्वी खाने की बजाय सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी। आज उसने अध्यांश की आंखों में अपने लिए प्यार देखा, जो शायद पहले भी था, लेकिन गुस्से के कारण उसने कभी ध्यान नहीं दिया। बच्चे, आपको ये आंखें जीवन भर देखनी है, लेकिन अब आप नाश्ता कर लो, फिर शांति से मेरी आंखों में देखना। अस्वी एकटक अध्यांश की आंखों में देखते हुए देखा और अवाक रह गई, और अध्यांश की बात सुनकर अस्वी शर्मा गई और तुरंत अपनी नज़रें अध्यांश की आंखों से हटाकर नीचे झुका ली। अध्यांश ने फिर से निवाला उसके सामने कर दिया। मैं खा लूँगी, आप खा लो। अस्वी ने अध्यांश के हाथ से खाना खाने की बजाय उसे मना कर दिया, लेकिन फिर भी अध्यांश ने उसके सामने से हाथ नहीं हटाया। अस्वी को अचानक याद आया कि जब वो अस्वी हवेली में रहती थी तभी अध्यांश उसके साथ ऐसा ही करता था। वो खाने का पहला निवाला अस्वी को खिलाने के बाद ही खुद खाता था। याद आते ही अस्वी ने अपना मुंह खोला और अध्यांश के हाथ से निवाला खा ली, जिसे देखकर अध्यांश मुस्कुरा दिया। अध्यांश के हाथ से पहला निवाला खाने के बाद अस्वी ने भी प्लेट से एक निवाला अपने हाथ में लिया और अध्यांश के सामने रख दिया, क्योंकि अस्वी अच्छे से जानती थी कि अध्यांश सिर्फ उसको नाश्ता करवाएगा लेकिन खुद नहीं खाएगा। अस्वी को अपने बारे में इस तरह सोचते देख अध्यांश फिर मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट खा लिया। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से नाश्ता कराया। तब तक अस्वी की ड्यूटी का समय हो चुका था, इसलिए नाश्ता खत्म करने के बाद अध्यांश ने अस्वी का चेहरा साफ किया, उसके माथे को प्यार से चूमा और फिर उसके साथ कमरे से बाहर चला गया। अस्वी को उसके कैबिन में छोड़कर अध्यांश वापस कमरे में आ गया और अध्यांश भी उस दरवाजे से कमरे से बाहर आ गया, जो सीधे गलियारे में खुलता था। कैबिन में आकर अस्वी अपने पेशेंट के साथ बिजी हो गई। तभी अध्यांश भी गलियारे में आया और उसने अजर्ब को बुलाया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर राजवंश हवेली के लिए निकल गया। उधर निवांशी ने जैसे ही उठकर मोबाइल उठाया तो उसे स्क्रीन पर अस्वी का नाम दिखा, तो उसने मैसेज खोला जिसमें अस्वी ने जल्दी अस्पताल जाने और लंच न बनाने की बात लिखी थी। अस्वी का मैसेज पढ़कर निवांशी खुश हो गई कि अस्वी उससे कोई सवाल नहीं पूछेगी और वह खुशी खुशी अपनी पहली डेट का आनंद ले सकेगी। निवांशी जल्दी से फ्रेश हुई और चली गई। आज उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। रात को डेट पर जाना था, लेकिन उसकी मूवी का प्लान दोपहर में बना था, इसलिए उसने दोपहर का खाना बाहर करने का फैसला किया और अपने साथ ले जाने के लिए सारा सामान इकट्ठा किया और एक बैग में
पैक कर लिया, क्योंकि निवांशी मूवी के बाद घर वापस आने की बजाय थिएटर के वॉशरूम में तैयार होकर डेट पर जाने वाली थी। अस्वी की तरह निवांशी ने भी उसे मैसेज किया और बताया कि वह रात में देर से आएगी, इसलिए उसका इंतजार न करे और सो जाए। और हाँ, खाना भी बाहर ही खाकर आएगी, इसलिए आज सिर्फ अस्वी को अपने लिए ही खाना बनाने को कह दिया। अस्वी को मैसेज करने के बाद निवांशी ने अपना बैग हाथ में लिया और घर में ताला लगाकर ग्लोरी रेजिडेंसी से निकल गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल में अध्यांश के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आजर्व हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट के हेड को सूचित किया कि आज का लंच अध्यांश के साथ सभी डिपार्टमेंट के हेड को लेना है। सबको बताकर आजर्व ने लंच की सारी तैयारी कर ली। अध्यांश राजवंश हवेली जाने के लिए सुबह हॉस्पिटल से निकले। उसे लंच के लिए सीधे दोपहर में हॉस्पिटल आना था। जब अस्वी ने अध्यांश के साथ लंच करने की बात सुनी तो उसके मन में शक पैदा हुआ। मानो या ना मानो, लेकिन यह सभी डिपार्टमेंट के हेड के साथ लंच करने का बस एक बहाना है। अध्यांश की कार अस्पताल परिसर में रुकी। अध्यांश कार से बाहर निकला और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया, क्योंकि लंच का सारा इंतजाम वही कॉन्फ्रेंस रूम में किया गया था। जब अध्यांश कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे तो सभी डिपार्टमेंट के हेड पहले से ही वहां मौजूद थे। अध्यांश ने सभी के बैठने की व्यवस्था के बारे में आजर्व को पहले ही सूचित कर दिया था। टेबल की सेंटर की कुर्सी अध्यांश के लिए थी, जबकि दाईं ओर की पहली कुर्सी अस्वी के लिए और बाईं ओर की पहली कुर्सी आजर्व के लिए थी। इसके बाद ही अन्य सभी डॉक्टरों को बैठना पड़ा। अध्यांश के बाद सभी की थाली में खाना परोसा गया। जैसे ही सभी व्यंजन परोसे गए, अध्यांश ने सभी को खाना शुरू करने के लिए कहा। जैसे ही अध्यांश ने कहा, सभी लोग खाना खाने लगे। सभी लोग अपने भोजन में व्यस्त हो गए। अध्यांश पर किसी का ध्यान नहीं था। अध्यांश ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी थाली से एक निवाला लेकर अस्वी की प्लेट में रख दी, क्योंकि सबके सामने वो अस्वी को अपने हाथों से नहीं खिला सकता था। ऐसा करने से अस्वी मुसीबत में पड़ सकती थी। इसी सिचुएशन को देखते हुए उसने ऐसा किया, जिसके कारण अस्वी को पहला निवाला खिलाने के बाद ही खाने का नियम भी कायम रह गया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन अस्वी यह देखकर हैरान रह गई। अचानक अध्यांश ने सभी की मौजूदगी में अपनी प्लेट से खाने का एक निवाला उसकी प्लेट में रख दिया। उसे डर था कि अगर किसी ने अध्यांश को ऐसा करते हुए देख लिया तो कोई अध्यांश को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लड़की होने के कारण हर कोई उस पर उंगली उठाएगा। ये ख्याल आते ही अस्वी का शरीर कांप उठा। इसका एहसास बगल में बैठे अध्यांश को भी हुआ। अस्वी के डर को समझते हुए अध्यांश ने तुरंत टेबल के नीचे से अपना हाथ अस्वी के हाथ पर रख दिया। डर की वजह से अस्वी ने डबडबाई आंखों से उसकी ओर देखा। जैसे ही उसकी नज़रें अस्वी से मिली, अध्यांश ने उसे आंख मारकर चुप रहने को कहा। अपने हाथ पर अध्यांश का स्पर्श महसूस करके अस्वी थोड़ा शांत हो गई। अस्वी ने अपने लिए अध्यांश की नज़रों में प्यार देखा और शांत होने के बाद अस्वी ने सबसे पहले वहां रखे निवाला को खाया और उसके बाद ही अपना खाना शुरू किया। अस्वी ने वो निवाला मुंह में डाला तो अध्यांश ने भी खाना शुरू कर दिया। आधे घंटे में लंच खत्म हो गया और सभी लोग चले गए। कॉन्फ्रेंस रूम में केवल अध्यांश, आजर्व और अस्वी ही बचे थे। अस्वी भी सबके साथ जाना चाहती थी, लेकिन दोपहर में अस्वी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, तो अध्यांश ने उसे वहीं रोक दिया। अध्यांश ने इशारा करके आजर्व को वहां से बाहर जाने को कहा। अपने बॉस का आदेश पाकर आजर्व एक क्षण भी नहीं रुका और चला गया। आजर्व के जाने के बाद अध्यांश अस्वी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, जान, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कोई कहने की हिम्मत भी करेगा तो यह उसके लिए जीवन की आखिरी गलती होगी, क्योंकि मैं उसे उस व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवाल का ऐसा जवाब दूंगा कि वह जीना भूल जाएगा। अस्वी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तभी अध्यांश ने कहा, बच्चे अपने कमरे में जाओ और आराम करो। तुम सुबह जल्दी उठ गए थे, तुम्हें नींद आ रही होगी। मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। जब तुम घर जाओगे तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। अध्यांश ने कहा, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो क्या मैं घर जा सकती हूँ?
अश्वी ने डरते हुए पूछा। जवाब में अध्यांश ने कुछ सोचने के बाद हाँ कहा और पार्किंग में जाकर उसका इंतजार करने को कहा और अध्यांश वहां से चला गया। अध्यांश के बाद अश्वी कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर अपने कैबिन में चली गई। कैबिन में जाकर अश्वी ने अपना हैंडबैग और स्टेथोस्कोप लिया और कैबिन से निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर आ गई और वहां से वह अध्यांश के कहे अनुसार पार्किंग में जाकर खड़ी हो गई। अश्वी के पार्किंग में खड़े होने के कुछ मिनट बाद ही अध्यांश की रोल्स रॉय उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। कार में बैठते समय अध्यांश ने अश्वी के लिए दरवाज़ा खोला। जैसे ही अश्वी कार के अंदर बैठी, अध्यांश ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में अध्यांश ने कार रोक दी। अध्यांश को पहले से पता था कि अश्वी कहाँ रहती है, इसलिए उसे अश्वी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अध्यांश ने कार ग्लोरी रेजिडेंसी के सामने रोकी थी। अश्वी कार का दरवाज़ा खोली और उतरने लगी, लेकिन इससे पहले अध्यांश ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अश्वी को समझ नहीं आया कि अध्यांश ने उसे क्यों रोका, इसलिए उसने अध्यांश की ओर सवालिया नज़रों से देखा, मानो अश्वी के बिना बोले ही उसकी आंखों में सवाल समझ गया हो। अध्यांश ने उससे कहा, रात का खाना हम दोनों साथ में खाएंगे। अश्वी ने जवाब में बस यही कहा और अपने और अध्यांश के हाथों की तरफ देखा। अध्यांश ने उसका हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसने अध्यांश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, अश्वी कार से बाहर निकल गई और रेजिडेंसी के अंदर चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अश्वी का ऐसा व्यवहार देखकर अध्यांश उदास हो गया और कार स्टार्ट कर चला गया। अध्यांश के ऑफिस में पहुंचते ही उसका फ़ोन बज उठा। अध्यांश ने फ़ोन स्क्रीन पर नज़र डाली और फ़ोन रख दिया और अपने कैबिन की ओर चल दिया। कैबिन में पहुंचकर अध्यांश ने सबसे पहले आजर्व को फ़ोन किया और कहा कि आज किसी को भी उसके कैबिन में न आने दे। आजर्व को फ़ोन कर बताने के बाद अध्यांश ने उस नंबर पर दोबारा फ़ोन किया जिस नंबर से कुछ देर पहले फ़ोन आया था। 2 रिंग में सामने वाले ने फ़ोन उठा लिया। खमा घनी राजा सा, सामने वाले ने अध्यांश का अभिवादन किया। घनी घनी खमा शमशेर, क्या बात है? अध्यांश ने भी उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए पूछा। राजा सा, कुछ दुष्टों ने पूरे राज्य में उत्पात मचा रखा है। वे सभी अब नियंत्रण से बाहर है। उन दुष्टों को वश में करने के लिए आपको स्वयं आना होगा, शमशेर ने कहा। कमिश्नर से बात हुई, क्या कह रहे हैं? अध्यांश ने एक और प्रश्न पूछा। कमिश्नर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर कहा जाए तो वह खुद दंगाइयों में शामिल हो गए हैं। मैं अक्सर उनसे मिलने के लिए समय मांगता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी मिलने का समय नहीं दिया। शमशेर ने सारी बात बताई। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करेंगे। मैं 1-2 दिन में वहाँ आ रहा हूँ। तब तक आप उस कमिश्नर की पूरी कुंडली पता कर लीजिए। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री से मेरी मीटिंग भी फिक्स कर दीजिएगा। शमशेर से सारी बात जानने के बाद अध्यांश ने उसे आदेश दिया। जी राजा सा, हो जाएगा। इतना कहकर अध्यांश ने फ़ोन रख दिया। चलो बेटा, तैयार हो जाओ। तुम्हें शहर से बाहर जाने के बारे में अपनी जान को बताना है। सोचते हुए अध्यांश ने गहरी सांस ली और आजर्व को अपने कैबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद आजर्व अध्यांश के कैबिन में आया। आजर्व को शर्माते देख अध्यांश ने उससे पूछा, अंगद कहाँ है? उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? सर, अंगद सर आज ऑफिस नहीं आए हैं, आजर्व ने उत्तर देते हुए कहा। क्यों? नवाब आज किस खुशी के कारण ऑफिस नहीं आए हैं? उन्हें फ़ोन करो और ऑफिस बुलाओ। अध्यांश ने अस्तबद्ध होकर पूछा। फिर अचानक कुछ याद आते ही उन्होंने कहा, रहने दो, आज छोटे नवाब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डेट पर जा रहे हैं। जी सर, मैं 1 या 2 दिन में जोधपुर जा रहा हूँ। मैं अगले हफ्ते वापस आ जाऊँगा। तब तक जो भी प्रोजेक्ट डिले हैं उस पर काम करो। और दूसरी बात, तुम्हें हर दिन अस्पताल जाना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मेरी अनुपस्थिति में अश्वी को कोई परेशानी न हो। और हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए 4 महिला गार्ड को अपॉइंट करो। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि अश्वी को बॉडी गार्ड के बारे में पता न चले। अध्यांश ने आजर्व को अपना सारा काम बताया जो आजर्व को उसकी अनुपस्थिति में करना था और उसे जाने के लिए कहा। आजर्व के जाने के बाद अध्यांश ने बाकी काम संभाल लिया और बिजी हो गया।
काम करते करते कब शाम के 7 बज गए अध्यांश को पता ही नहीं चला। जब आचार्य ने आकर कॉफी के बारे में पूछा तो अध्यांश का ध्यान समय की ओर चला गया। घड़ी में 7 बजते देख अध्यांश को याद आया कि आज अस्वी को उसने अपने साथ डिनर करने के लिए कहा था। ऊपर से उसे अपने जोधपुर जाने के बारे में भी बताना है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।